हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा फिफ्थ क्विज सेशन है ऑन थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है ऑन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले चलिए देख लेते हैं यूटिलिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। तो यहाँ पर की पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि एक कंज्यूमर के बिहेवियर डिपेंड करते हैं ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, फैमिली कल्चर एक्सेट्रा। और जो आप देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट में अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि द यूटिलिटी ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर इट। तो खर्चा करने की क्षमता कितना है ऑन अ पर्टिकुलर गुड, वो पैसा देगा क्योंकि उसको उससे बेनिफिट मिलेगा इसलिए। नेक्स्ट है कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम न्यूमेरिकल यूनिट्स असाइन करते हैं यूटिलिटी मेजर करने के लिए, और ऑर्डिनल अप्रोच में रैंकिंग्स और मेजर्स ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी कहला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। सो मेजर्स ऑफ यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि सम ऑफ द यूटिलिटीज जो कंज्यूमर्स को मिलता है फ्रॉम अ सर्टेन नंबर ऑफ कमोडिटीज। एग्जाम्पल लेते हैं, फुचका मतलब पानी पूरी। ओके, आप फर्स्ट यूनिट पानी पूरी कंज्यूम कर रहे हो और आपको सेटिस्फैक्शन मिला है। ऐसे करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पानी पूरी आप कंज्यूम करते जा रहे हो तो क्या होता है कि आपको ईच यूनिट से आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको जब आप सम करोगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिलेगा। और मार्जिनल यूटिलिटी है कि फिफ्थ पानी पूरी तक आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिला है। सिक्स्थ यूनिट में जब आप कंज्यूम कर लेते हो, सिक्स्थ यूनिट पानी पूरी जब आप कंज्यूम कर लेते हो तो आपका टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा अलॉन्ग विद द चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट। तो यही मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है। आप देख सकते हैं फॉर्मूला, चेंज इन द क्वांटिटी कंज्यूम्ड होने से टोटल यूटिलिटी का क्या चेंज होगा। फाइन। नेक्स्ट है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने आपको पानी पूरी का एग्जाम्पल दिए थे। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ पानी पूरी से आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, से 100 यूटिल्स, क्योंकि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन न्यूमेरिकल यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स। ओके, सेकेंड यूनिट पे वो होता है वो 80 यूटिल्स हो जाता है सेटिस्फैक्शन लेवल, थोड़ा लेस सेटिस्फैक्शन। ऐसे करके जब आप इंक्रीज करोगे कंजम्पशन तो आपका पेट भर जाएगा एंड सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा। इसका अजम्पशंस जो है कि कंज्यूमर्स को, तो यही बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिक कंसेप्ट है। मतलब आप जितना इंक्रीज करोगे हर एक यूनिट ऑफ कमोडिटी तो आपका यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन लेवल डिमिनिश हो जाएगा या डिक्रीज होगा। और आप इसका अजम्पशंस आप देख सकते हैं, कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। तो इसका अजम्पशंस जो है कि कंज्यूमर्स को रैशनल मतलब लॉजिकली साउंड होना चाहिए। स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ गुड्स मस्ट बी कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड और आइडेंटिकल तो होना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ यूटिलिटी कंपेयर कर रहे हैं with the first unit of pani puri and third या fourth unit of pani puri only and not with a different good like a pencil box for example, right? नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहता है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वैल्यू या हैप्पीनेस जो आप गेन करते हो फ्रॉम एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू यू। आपके पास एक अमाउंट ऑफ मनी है तो वो अमाउंट ऑफ मनी इंक्रीज होता है, उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है। So it is basically the amount of value or happiness gained from an increase in the amount of money available to you. तो ये marginal utility of money है, तो ये constant रहता है।
और नेक्स्ट जो है कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस, कंजम्पशन तो कंटिन्यूअस रहना ही होगा, क्योंकि पानी पूरी आप आज कितना खा रहे हो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आज पानी पूरी आप खा रहे हो आज, और कल 4 पानी पूरी खा रहे, लाइक कल भी आप 4 पानी पूरी आप ले रहे हैं, तो इससे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट नहीं होगा, राइट? आपको कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होगा, ठीक है। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो कांस्टेंट रहता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी चेंज नहीं होता। लास्टली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है कि गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं, क्योंकि इफ़ अ गुड कुड बी यूज्ड एज अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट, मतलब सब्सटीट्यूट होगा ऑफ अनदर गुड, तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगा और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रेलेवेंसी नहीं रहेगा, ठीक है। और सेटिस्फैक्शन it should be on the basis of specific needs, that is all needs of the consumer can never be fulfilled, but a specific need can be fulfilled, like specific need, like for example पानी पूरी आप like आप चाहते हो पानी पूरी खाने के लिए, तो ये specific है, specific. So when a consumer, I mean, consumes more and more units of a good, then the intensity of his need decreases, and there comes a time when he no longer wants to consume that good. बेसिकली दिस इज द थिंग। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सप्लाई, वो मॉडर्न टैक्स सिस्टम का भी बेस है, एक्सचेंज वैल्यू, यूजेज वैल्यू एक्सप्लेन करते हैं, और वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और ये सब एक्सेप्शंस है टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट डज नॉट होल्ड फॉर मनी एंड एक्सपेंसिव मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर। एक्सपेंसिव गुड्स के लिए ये अप्लाइड नहीं होते हैं, गुड्स इन फैशन, अल्कोहल, अदर ड्रग्स। फिर स्मॉल यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे तो नहीं होगा। फिर रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, एक्वायरिंग नॉलेज, रेयर गुड्स, इन सब में ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो है ये वाटर डायमंड पैराडॉक्स जो है, ये एडम स्मिथ वॉज ग्रेटली सरप्राइज टू ऑब्जर्व, बिकॉज एडम स्मिथ ने ये पहले ऑब्जर्व किए थे, दैट वाटर विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ हैज़ अ लो प्राइस और फ्री, वाइल डायमंड इज़ हाई प्राइस्ड। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये पैराडॉक्स वो सॉल्व किए हैं, तो वो जो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू देम वाटर इज अवेलेबल इन अबांडेंट क्वांटिटी, वाटर अबांडेंट है, देयरफॉर इट्स रिलेटिव मार्जिनल यूटिलिटी इज लो और ज़ीरो। इसका जो रिलेटिव मार्जिनल यूटिलिटी है वो लो है या ज़ीरो है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो है एक एडेड सेटिस्फैक्शन, राइट। तो वाटर का लो होगा एडेड सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वाटर अबांडेंट है और वो एसेंशियल है, राइट। लेकिन डायमंड एक स्टेटस वाला, आई मीन वेवलिन काइंड ऑफ गुड्स है, तो डायमंड स्केर्स भी है, तो इसलिए इसका रिलेटिव मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई होगा, राइट। सो इसलिए इसका प्राइस भी हाई है, ओके। तो ये है वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर दो कमोडिटीज़ है एक्स एंड वाई, तो आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो कि MUX से डिनोटेड है, और PX है प्राइस ऑफ एक्स, MUY है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और PY है प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। और MUM है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। The law of equimarginal utility states that the consumer will distribute his money income between the goods in such a way that utility derived from the last rupee spent on each good is equal. देखिए, ये बेस्ड होता है इस कंसेप्ट के ऊपर कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा फ्रॉम अ लिमिटेड इनकम। आपके पास लिमिटेड इनकम है लेकिन आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो कंज्यूमर को उसका लिमिटेड इनकम ऐसे स्पेंड करना चाहिए ऑन डिफरेंट गुड्स, जैसे कि यहाँ पर एक्स एंड वाई गिवन है, तो कंज्यूमर को उसका लिमिटेड इनकम ऐसे स्पेंड करना चाहिए ऑन डिफरेंट गुड्स, सो दैट जो यूटिलिटी है ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड से एक्स एंड वाई वो सेम होगा,
ओके, सो कंज्यूमर को उसका लिमिटेड इनकम ऐसे स्पेंड करना चाहिए ऑन डिफरेंट गुड्स ताकि जो यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर है वो सेम होना चाहिए ऑन ईच गुड, दैट इज एक्स एंड वाई, ईच गुड या कमोडिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अजम्पशंस है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर फिक्स्ड है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये बेस्ड होता है इसी कंसेप्ट के ऊपर कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा फ्रॉम अ लिमिटेड इनकम। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज नहीं होता है ऑब्वियसली, फिर सब्सटीट्यूट गुड्स अवेलेबल होता है मार्केट में, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करता है। और इसका इंपॉर्टेंस बहुत सारे फील्ड में है, जैसे कि कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर, सेविंग्स एंड कंजम्पशन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, और प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड पब्लिक फाइनेंस के फील्ड में भी इसका इंपॉर्टेंस देखा जाता है। तो इसके बाद आई होप इट इज क्लियर दैट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या स्टेट करता है, ये ऑप्शन बी होगा, क्योंकि कंज्यूमर को उसका लिमिटेड इनकम ऐसे स्पेंड करना चाहिए ऑन डिफरेंट गुड्स, इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है, सो दैट द यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज द सेम। तो यहां पर आंसर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक असम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो चलिए हम जल्दी से कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी wherein the satisfaction derived by the consumer from the consumption of good or service can be expressed numerically। यहाँ पर नंबर्स हम असाइन करते हैं और ऑर्डिनल में हम रैंक करते हैं, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। ये कार्डिनल क्वांटिटेटिव अप्रोच है, क्वांटिटी नंबर से रिलेटेड, इसलिए क्वांटिटेटिव। ऑर्डिनल है क्वालिटेटिव, क्योंकि रैंक किया जाते हैं। कार्डिनल लेस रियलिस्टिक होते हैं, ऑर्डिनल मोर रियलिस्टिक। कार्डिनल का मेजरमेंट है यूटिल्स और ऑर्डिनल रैंक किया जाता है। एनालिसिस कार्डिनल का है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कार्डिनल was promoted by classical and neoclassical economists और ऑर्डिनल by modern economist। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशंस गिवन है। Utility is measurable, quantifiable entity. Marginal utility of money changes with changes in real income. Then next है utility derived from various goods are interdependent. Fourth point है the use of introspective method in judging the behavior of marginal utility. तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस तो होता है, तो ऑप्शन 4 होगा। और यहाँ पर हम मेजर करते हैं, ये क्वांटिटेटिव है तो 1 भी होगा। यूटिलिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिफाइबल एंटिटी, सो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर सारा का सारा ऑप्शंस गिवन है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो इसका आंसर डी होगा। ओके, तो चलिए हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को समझते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल से। Peter has 1 unit of food and 12 units of clothing. Now we ask Peter how many units of clothing is he willing to give up in exchange for an additional unit of food so that his level of satisfaction remains unchanged. तो पीटर कितना यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग गिव अप करेगा टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड, ओके, ताकि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहे। Peter agrees to give up 6 units of clothing for 1 additional unit of food. Hence, we have 2 combinations of food and clothing giving equal satisfaction to Peter as follows: 1 unit of food and 12 units of clothing, 2 units of food and 6 units of clothing. By asking him similar questions, we get a various combination. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं A, B, C, D। तो 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट ऑफ क्लोथिंग ये इनिशियल है, उसको एक अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है पीटर को। अब वो इंक्रीज करता है फूड प्रोडक्शन, ओके, सॉरी नॉट प्रोडक्शन, फूड कंजम्पशन, और क्लोथिंग
वो डिक्रीज कर देता है, तो उसको क्लोथिंग, अमाउंट ऑफ क्लोथिंग उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ यूनिट्स उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेन 1 यूनिट ऑफ फूड, कीपिंग हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अनचेंज, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। तो अब देखिए यहाँ पर +1 हुआ है फूड का और -6 हुआ है क्लॉथिंग का, राइट। तो यहाँ पर भी देखिए फिर एक बार +1, 2 to 3, ओके। फिर यहाँ पर देखिए -2, अभी 4 यूनिट्स है। फिर अगेन यहाँ पर +1 और नेक्स्ट यूनिट पे यहाँ पर -1। तो क्लोथिंग डिक्रीज होता जा रहा है और फूड इंक्रीज होता जा रहा है इन सच अ वे कि उसका सेटिस्फैक्शन सेम हो, वो सेटिस्फाइड है, ओके। सो दैट इज द मेन थिंग ओवर हियर। तो इस डिफरेंट कॉम्बिनेशन में A, B, C, D वो इनडिफरेंट है, मतलब क्लोथिंग चेंज होता जा रहा है, फूड चेंज होता जा रहा है। 6 यूनिट क्लोथिंग आप एक्सचेंज कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो टू गेट 1 यूनिट ऑफ फूड, तो कॉम्बिनेशंस चेंज होता जा रहा है, लेकिन आपका यूटिलिटी लेवल इन सभी कॉम्बिनेशन में सेम है। दैट इज द कंज्यूमर, यहाँ पर जो पीटर है वो इनडिफरेंट है बिटवीन फूड एंड क्लोथिंग, ठीक है। तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इंडिफरेंस कर्व से, इसे हम कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंट क्यों? क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं A, B, C, D, इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में भी कंज्यूमर इंडिफरेंट है। ये कर्व जो है इसे हम कहते हैं इंडिफरेंट कर्व। तो यहाँ पर हमारा वेराइटीज ऑफ कॉम्बिनेशंस है, देखिए 2 यहाँ पर हमने प्लॉट किया है, देखिए 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग और 1 यूनिट ऑफ फूड, उसके बाद 6 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, 2 यूनिट ऑफ फूड, फिर 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, 3 यूनिट ऑफ फूड, फिर 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, 4 यूनिट्स ऑफ फूड। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हमने प्लॉट किए हैं और ये नेगेटिवली स्लोप्ड होगा क्योंकि आप 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पर आप डिक्रीज कर रहे हो, तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पर कंज्यूमर इंडिफरेंट है बिटवीन फूड एंड क्लोथिंग। आप एक को अगर डिक्रीज करोगे तो दूसरा इंक्रीज अगर कर दोगे तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा, ठीक है। तो ये है इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और दोनों इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो ट्रांजिटिविटी एक्सियम को वायलेट करते हैं। वो कॉन्वेक्स होता है to the point of origin due to diminishing marginal rate of substitution, और इंडिफरेंस कर्व वो they do not touch either axis, okay। तो इंडिफरेंस कर्व का जो 4 एक्सियम्स है, कैसे वो डिड्यूस्ड होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उन ये सब हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि अब अगर ये डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए चलिए हम थोड़ा क्विकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है 2 कमोडिटीज़ का। तो ये रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल एक्सचेंज रेट बिटवीन ऑल्टरनेट यूनिट्स ऑफ 2 कमोडिटीज़। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड ऑफ गुड वाई बाई नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड ऑफ गुड एक्स। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY MRS XY जो है डिक्लाइंस अलॉन्ग एन IC because a consumer consumes more of X and sacrifices some unit of Y। ज़्यादा X कंज्यूम कर रहे हैं और sacrifice कर रहे हैं कुछ यूनिट ऑफ Y, ठीक है। तो हम फिगर में देख सकते हैं, फ्रॉम द फिगर द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम पॉइंट A दैट इज X1 Y1 combination to a very close point B that is X2 Y2 along any one of his indifference curve and hence substitutes x2 minus x1 of good x for y1 minus y2 of good y. Therefore, by definition, marginal rate of substitution at point A on the indifference curve would be given by this particular formula. तो basically ये है कि number of
यूनिट्स आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ऑफ गुड y बाय नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड ऑफ गुड x। अब इस ग्राफ को आप देखिए, इन द ग्राफ वेयर द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी सी डी ई, तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉल करती है। दैट इज आप देख सकते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड दैट ए एफ जो है आप देख सकते हैं ए एफ इज ग्रेटर दैन बी जी is greater than CH is greater than DJ. Okay, and at the point of tangency the marginal rate of substitution between the two goods is equal to the price ratio of the two goods. Okay, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बजट लाइन का कंसेप्ट है। बजट लाइन का इक्वेशन है px इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, जो कि प्राइस ऑफ x एंड y है। ये बजट लाइन का इक्वेशन है। और मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ अ प्राइस रेशियो, जो कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन है, वो प्राइस रेशियो है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस रेशियो। और बजट सेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज बंडल्स हैविंग कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच आर अफोर्डेबल टू कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर सब इस पर्टिकुलर एरिया इज अफोर्डेबल टू कंज्यूमर्स. So it includes all those bundles having combinations of two goods which are affordable to consumer given his money income and market prices. Budget set includes bundles on the budget line as well as those which can be acquired spending the whole money. इस बजट लाइन में भी इंक्लूडेड होते हैं बिकॉज तब वो एंटायर अमाउंट ऑफ मनी वो स्पेंड कर देते हैं, इसलिए इट्स लेस देन इक्वल टू एम। मतलब ये एरिया एंड पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन, इक्वल टू एम मतलब है पॉइंट ऑन द बजट लाइन, और लेस देन इक्वल टू मतलब ये एरिया अंडर द बजट लाइन। ठीक है, तो इसे हम बजट सेट कहते हैं। तो जब इनकम इंक्रीज होगा तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होगा, और जब इनकम डिक्रीज होगा तो बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट होगा। जब प्राइस चेंज होगा, दैट इज जब प्राइस का इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड, तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन चेंज हो जाते हैं। ओके, स्लोप ऑफ द बजट लाइन एंड इट रोटेट्स इनवर्ड। और जब डिक्रीज होता है या डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड फॉर एग्जांपल, तो प्राइस ऑफ फूड डिक्रीज होने से क्या होता है, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन रोटेट्स आउटवर्ड। ओके, तो प्राइस जब इंक्रीज होता है, प्राइस जब डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होने से क्या होता है, बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट कर जाती है। और जब प्राइस इंक्रीज होता है तो बजट लाइन रोटेट्स इनवर्ड्स। ओके, दिस साइड, फाइन। सो प्राइस इंक्रीज टू 2 प्राइस ऑफ फूड, और यहाँ पर जब 0.5 होता है तो ये आउटवर्ड शिफ्ट कर जाते हैं। ओके, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रीच करते हैं जब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का स्लोप इक्वल हो जाते हैं, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो। ओके, तो चलिए हमने डिस्कस की है बहुत कुछ, तो अब क्वेश्चंस आंसर करते हैं। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो आप खुद कोशिश कीजिए पॉज करके, फिर आप आंसर देख लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए वेरियस कॉम्बिनेशंस दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज, ये तो बजट लाइन होगा। नेक्स्ट है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, ये इंडिफरेंस कर्व होगा। देन अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप होगा। बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व जब होंगे तो वो इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट करेगा। एंड डी है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द बजट लाइन ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, तो ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा। तो आंसर डी। Next है a reconsideration of the theory of value, a well-known paper written by which of the following economist। तो ये जो क्वेश्चन है इसका बेसिकली दोनों इंग्लिश इकोनॉमिस्ट J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन, उनके एक वेल नोन पेपर का नाम है ये, जहाँ पर उन्होंने सीवियरली अल्फ्रेड मार्शल का कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को क्रिटिसाइज किए थे और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को उन्होंने प्रोपाउंड किए थे। तो ये आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गॉसेंस सेकेंड लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, और सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज
2.5. If the price of the commodity is y is 16, then what will be the price of commodity x? आप खुद सॉल्व करके देखिए, ये बहुत इजी है 40, क्योंकि हमें पता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस रेशियोज, राइट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ये कंज्यूमर बिहेवियर अप्रोच को हमें इकोनॉमिस्ट विथ हुम दे आर एसोसिएटेड को हमें मार्क करना पड़ेगा। तो कार्डिनल यहाँ पर इसका आंसर होगा, इसका आंसर बेसिकली देखिए कार्डिनल अप्रोच होगा अल्फ्रेड मार्शल, ये आप जानते हैं। तो नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व किसने दिए थे? हिक्स ने। और नेक्स्ट है रिवील्ड प्रेफरेंस जो है, रिवील्ड प्रेफरेंस वाज गिवन बाय सैमुएलसन एंड न्यू यूटिलिटी थियोरी ऑफ रिस्की चॉइसेस मतलब ही वॉन न्यूमन मॉर्गनस्टन। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम आफ्टर द प्राइस चेंजेस द प्राइस लाइन शिफ्ट्स फ्रॉम पी क्यू टू पी क्यू प्राइम। तो यहाँ पर मार्क नहीं किए गए हैं, पी क्यू है ये और ये है पी क्यू प्राइम, ओके। तो प्राइस जब क्या हुआ, प्राइस चेंज हुआ तो आउटवर्ड शिफ्ट मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ है। प्राइस लाइन शिफ्ट्स फ्रॉम पी क्यू टू पी क्यू प्राइम एंड कंज्यूमर कम्स टू इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट बी इंस्टेड ऑफ पॉइंट ए। देन व्हाट इज ट्रू फॉर पोटैटोज? तो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो प्राइस डिक्रीज होने से यहाँ पर आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है प्राइस लाइन का, राइट, ओके। प्राइस लाइन का आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है क्योंकि प्राइस डिक्रीज होने से इस साइड का, इस एक्सिस का आउटवर्ड शिफ्ट होता है। तो प्राइस लाइन का आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइस ऑफ पोटैटो हैज़ डिक्रीज। लेकिन प्राइस ऑफ पोटैटो डिक्रीज होने से अब इंडिफरेंस कर्व अगर आप सोचिए, ये ए पॉइंट में इतना वो पोटैटो कंज्यूम कर रहे थे, इतना टोमेटोज, बी पॉइंट में क्या हुआ, उसका पोटैटो कंजम्पशन डिक्रीज हो गया है, टोमेटो कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है, लेकिन प्राइस ऑफ पोटैटो हैज़ डिक्रीज्ड। तो जब प्राइस डिक्रीज होता है क्वांटिटी भी डिक्रीज होता है, तो वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं फॉलो करते हैं, सो इट इज गिवन गुड, राइट। So this will be answer C. And the last question, marginal rate of substitution जब ज़ीरो हो तब कोई सब्सटीट्यूशन ही नहीं होगा। तो जब कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट्री केस में, तो यहाँ पर राइट एंगल्ड होगा। नेक्स्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जब कांस्टेंट होता है, ज़ीरो नहीं है, मतलब परफेक्ट सब्सटीट्यूटेबिलिटी, तो वो स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप होगा। डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन तो आप जानते ही हैं, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो ये आंसर ए होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। We'll be coming up with more quiz sessions with more where we'll be trying to cover more difficult topics, okay, because indifference curve, utility analysis, theory of consumer behavior ये बहुत ही huge topic है। तो बहुत कुछ areas cover करनी पड़ेगी। So we'll be trying to cover these areas through different kind of questions. So till then, keep on watching, keep on learning. Stay safe. Bye bye.